कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे 10 और 11 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पे प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम लोग चर्चा करते हैं। डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर हमारी होती है। न्यूज़पेपर पे आधारित जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, एक एक कर महत्वपूर्ण खबरों पे चर्चा करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा करंट अफेयर होता है इसको हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुउपयोगी है। सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ में जो अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, वीडियो की परीक्षा हो, साथ साथ में यूपी ट्रिपल एससी की अन्य कोई परीक्षा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दरोगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस के साथ साथ में बीपीएससी, झारखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, सभी स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखा जाए, चर्चा करें। सबसे पहली खबर क्या है? यूआईडीएआई और एनएफएसयू के बीच में 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। देखते हैं। 5 मई 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने 5 वर्ष के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। देखा जाए तो यह साझेदारी डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। अब यहां पर आपको याद रखना है कि डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यूआईडीएआई ने किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। और समझौता ज्ञापन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। डायरेक्टली सवाल यहां से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। समझौते के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, ब्लॉकचेन, डीप फेक, यहां पर बात करें तो डिटेक्शन और क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का संयुक्त अनुसंधान किया जाएगा। देखा जाए तो यह सहयोग अकादमिक और प्रोफेशनल विकास, सूचना सुरक्षा, तकनीकी सलाह और अनुसंधान के 6 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित होगा। ठीक है, यहां पर बात करें समझौते पर यूआईडीएआई के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा और एनएफएसयू गुजरात कैंपस के निदेशक प्रोफेसर एसओ जुनेरा ने हस्ताक्षर किया था। ठीक, तो यहां पर आपको याद रखना है कि यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इनका नाम है विवेक चंद्र वर्मा। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता भारतीय सेना और बीईएल के बीच में 1476 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। यानी कि इंडियन आर्मी और बीईएल के बीच में 1476 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। यहां पर देखा जाए 5 मई 2026 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल हैदराबाद के साथ 1476 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। यहां पर बात करें, नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन 2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इस परियोजना में लगभग 72% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यहां पर बात कर लेते हैं। जीबीएमईएस दुश्मन के रडार्स संकेतों को पता लगाने, सिग्नलों का विश्लेषण करने और रियल टाइम इंटेलिजेंस उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। बात करें तो यह प्रणाली भारतीय सेना के एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता, नेटवर्किंग और आधुनिक युद्ध संचालन क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, अगली खबर क्या है? अगली खबर है भारत अल्जीरिया संयुक्त रक्षा आयोग की पहली बैठक आयोजित की गई। अब यहां पर बात करते हैं तो 6 मई 2026 को भारत और अल्जीरिया के बीच में पहली ज्वाइंट कमीशन बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा कि भारत और अल्जीरिया के बीच में पहला ज्वाइंट कमीशन बैठक कहां पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। कब हुआ था? 6 मई 2026 को हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करें यहां पर बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से अमिताभ प्रसाद तथा अल्जीरिया की ओर से देखा जाए तो मेजर जनरल कैद नूर एडिन के द्वारा की गई थी। यहां पर बात करें, भारतीय प्रतिनिधिमंडल में तीनों सेनाओं, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, डीआरडीओ, डिफेंस प्रोडक्शन विभाग और रक्षा बल चिकित्सा सेवा तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी सम्मिलित हुए थे। दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, चिकित्सा सहयोग और रक्षा उद्योग साझेदारी को मजबूत करने पर भी यहां पर चर्चा की है। बैठक के दौरान भारत अल्जीरिया रक्षा सहयोग के कार्यान्वयन हेतु रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर हस्ताक्षर भी किया गया, जो भविष्य में संयुक्त बैठकों के लिए मार्गदर्शक ढांचा होगा। आगे चर्चा करते हैं। भारत में आयोजित ज्वाइंट कमांडर्स सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहां पर बात करते हैं तो 7 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जयपुर में आयोजित ज्वाइंट कमांडर्स सम्मेलन में सम्मिलित हुए। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो ज्वाइंट कमांडर्स सम्मेलन था, इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। कहां पर?
जयपुर में इसका आयोजन किया गया और मुख्य अतिथि कौन थे? तो राजनाथ सिंह और अपने सीडीएस जो अनिल चौहान जी है, ये यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए थे। देखा जाए तो 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय क्या था? नए डोमेन में सैन्य क्षमता। ठीक है, नए डोमेन में सैन्य क्षमता, ये इसका थीम था। इसी थीम पर देखा जाए ज्वाइंट कमांडर सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, स्पेस डोमेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैन्य प्रणाली तथा आधुनिक युद्ध रणनीति पर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर बात करें, इसका उद्देश्य भविष्य के लिए मानव रहित सैन्य प्रणालियों और उन्नत रक्षा तकनीकों का विकास करना है। सम्मेलन में स्वदेशी रक्षा उत्पादन, आत्मनिर्भरता, सिविल मिलिट्री फ्यूजन और डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया। आगे बात करते हैं, अगली खबर क्या है? विवेक रामास्वामी बने ओहायो गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार। यहां पर ये विवेक रामास्वामी जो है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। एक टाइम पे कहा जा रहा था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो जेडी वेंस है, जेडी वेंस की जगह पर देखा जाए विवेक रामास्वामी हो सकते हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन विवेक रामास्वामी उपराष्ट्रपति नहीं बने। यहां पर बात करते हैं, भारतीय मूल के उद्योगपति और राजनेता विवेक रामास्वामी को अमेरिका के ओहायो राज्य से गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। यहां पर बात करें, प्राथमिक चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी केसी पुच को हराकर लगभग 87% वोट उन्होंने हासिल किया था। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट ये याद रखना है कि नवंबर 2026 में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एमी एक्टन से होगा। ठीक, साथ ही साथ जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, वहां पर देखा जाए रिपब्लिकन पार्टी तथा अन्य जो प्रमुख नेता हैं उनके द्वारा विवेक रामास्वामी को सपोर्ट भी किया गया है। और खास बात यह हो जाता है कि विवेक रामास्वामी के जीतने पर वे ओहायो के पहले हिंदू गवर्नर बनकर इतिहास रच सकते हैं। यानी कि जब ये जीतेंगे तो ओहायो जो प्रांत है अमेरिका का, उसके पहले हिंदू गवर्नर होंगे। ठीक है, इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत वियतनाम संबंधों को मिला एनहांस कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा। ठीक है, यहां पर बात करते हैं तो जो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं तो लाम, ठीक है, ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे और इसी यात्रा के दौरान जो भारत और वियतनाम के बीच संबंध है, इन संबंधों को देखा जाए तो इनहांस्ड कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को इनहांस्ड कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। बात करें तो भारत और वियतनाम के बीच में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, दुर्लभ खनिज यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स तथा डिजिटल भुगतान सहयोग सहित 13 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। ठीक है, यहां पर जो तोलाम जी की यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान 13 प्रमुख समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए भारत और वियतनाम के बीच में। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का प्रमुख स्तंभ भी बताया। बात करते हैं तो दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $25 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। यानी कि जो भारत और वियतनाम संबंध से संबंधित सवाल पूछा जाए आपकी मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 2 में, तो वहां पर आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि भारत ने वियतनाम के साथ 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको $25 अरब पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री फान विंग यांग के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग सहयोग और संयुक्त अनुसंधान पर भी चर्चा की गई। ठीक है, अगली खबर देखते हैं, बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हेतु विश्व बैंक के द्वारा ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, अब यहां पर जो बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, इसके लिए मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो विश्व बैंक के द्वारा प्रदान की गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये सवाल आपके बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 72वीं बीपीएससी की परीक्षा आपकी होने वाली है, 26 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित है। ठीक है, 26 जुलाई को यह परीक्षा प्रस्तावित है और यहां पर देखा जाए सीटों की संख्या 100 एसडीएम की सीटें हैं। ठीक, 100 एसडीएम की सीटें हैं। तो जो लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बीपीएससी का एग्जाम जरूर दें। बिहार में भी एसडीएम होता है, चाहे वो यूपी में एसडीएम हो, चाहे वो झारखंड में एसडीएम हो, चाहे वो बिहार में एसडीएम हो। ठीक है, पद और औरा वही रहता है। ठीक, चलिए देखते हैं, बात करते हैं, बिहार सरकार को राज्य कैबिनेट में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक से $50 करोड़ ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहां पर देखा जाए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के चयनित शहरी क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाना तथा एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना है। परियोजना के तहत शहरी प्रशासन, नागरिक अवसंरचना, जलापूर्ति, स्वच्छता सेवाओं तथा शहरी
जो सतत विकास है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। बात करते हैं तो कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत 400 एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु अतिरिक्त सब्सिडी समर्थन की भी स्वीकृति दी है। यानी कि देखा जाए तो बिहार में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत जो परिवहन है उसको संचालित किया जाएगा और उसके अंतर्गत 400 एसी इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। और ये पॉइंट जो शहरी देखा जाए अवसंरचना विकास है, शहरी अवसंरचना विकास, शहरी परिवहन तंत्र, उससे संबंधित आपके बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ बीपीएससी के लिए आप लोगों का एक सवाल था कि सर करंट अफेयर जो बीपीएससी का है, बिहार करंट अफेयर, आपने कहा था कि हमने स्टार्ट करेंगे मंथली, तो उसको हम लोग 15 तारीख से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज 11 तारीख है, 15 तारीख से वीडियोस आपके बीच में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के चयनित शहरी क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाना तथा एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्र का विकास करना है। यहाँ पर देखा जाए इसमें शहरी प्रशासन, नागरिक अवसंरचना, जलापूर्ति, स्वच्छता सेवाओं और सतत शहरी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है? कनाडा की कैप ब्रेटन यूनिवर्सिटी ने भारतीय संस्थानों के साथ 3 एमओयू समझौते किए हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर देखा जाए जो विभिन्न भारतीय संस्थान है उन संस्थानों के साथ 3 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। किसके द्वारा? कनाडा की कैप ब्रेटन यूनिवर्सिटी है। ठीक, चर्चा करते हैं कौन कौन से समझौते हुए हैं। कनाडा की कैप ब्रेटन यूनिवर्सिटी, जिसको आप शॉर्ट में सीबीयू भी कहते हैं, इसने भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ 3 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। यह पहल उच्च शिक्षा सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, छात्र विनिमय कार्यक्रम और नवाचार साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। यहां पर देखा जाए डेविड सी डिंगवाल के नेतृत्व में सीबीयू प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, साथ ही साथ वडोदरा और अहमदाबाद का दौरा किया था। सीबीयू ने बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के साथ 5 वर्षीय समझौता कर छात्र एवं शिक्षक विनिमय तथा संयुक्त शोध को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा कि 5 साल के लिए बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के साथ जो छात्र और शिक्षक विनिमय है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि यहाँ के शिक्षक सीबीयू यूनिवर्सिटी में जाएंगे और बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में सीबीयू के शिक्षक आएंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो संयुक्त शोध है उसको बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके अलावा देखा जाए तो नेशनल एजुकेशन फोरम और लोक जागृति केंद्र यूनिवर्सिटी गुजरात के साथ सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में शैक्षणिक नेटवर्क विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है। जो ऐप तथा पोर्टल से संबंधित करंट अफेयर के सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। परीक्षा पूछे कि स्वस्थ भारत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर देखा जाए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चंडीगढ़ में आयोजित 10वें नेशनल समिट ऑन इनोवेशन इन एंड इंक्लूसिविटी के दौरान स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा परीक्षा से पूछे कि 10वां नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी का आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में। ठीक है, देखा जाए इस पोर्टल का उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बिखरी डिजिटल प्रणालियों को एकीकृत कर एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य मंच तैयार करना है। पोर्टल रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन, स्थानीय स्तर पर निगरानी, साक्ष्य आधारित योजना और तेज निर्णय प्रक्रिया को समर्थन देगा। यहां पर बात करें, यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप एपीआई आधारित फोर्ट्रेटेड एग्रीगेटेड पोर्टल है जो आभा, एचपीआर और एचएफआर को एकीकृत करेगा। पोर्टल के माध्यम से डेटा एंट्री, दोहराव, मानव संसाधन बोझ और अवसंरचना लागत में लगभग 20 से 40% तक कमी आने की उम्मीद है। यानी कि पहले क्या होता था कि डेटा एंट्री होती थी, वही आभा पोर्टल भी रजिस्टर्ड है, वही एचपीआर में भी रजिस्टर्ड है, वही एफपीआर पर रजिस्टर्ड है। अब क्या होगा कि जो दोहराव है, दोहराव से ही बचा जा सकेगा। साथ ही साथ जो मानव संसाधन बोझ है, बार बार एंट्री करने के लिए बार बार पैसा, तो अब एक ही बार पैसा देना होगा। ठीक है, और अवसंरचना लागत जो है वो भी उसमें देखा जाए तो 20 से 40% तक की कमी आएगी। चलिए आगे देखते हैं। चेन्नई में भारत की पहली अर्बन टेस्ट बेड एंड एरोसॉल वेधशाला स्थापित। ठीक, परीक्षा में आपके पूछा क्या जा सकता है, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं हमेशा एक चीज कहता हूं कि हमेशा ये याद रखिए, भारत की पहली, विश्व की पहली, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। डायरेक्टली सवाल यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत की पहली अर्बन टेस्ट बेड और एरोसॉल वेधशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? चेन्नई में स्थापित की जाएगी।
चलिए देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने चेन्नई में भारत की पहली अर्बन टेस्ट बेड और एरोसॉल वेधशाला स्थापित की। यह सुविधा, यहां पर बात करें SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रामापुरम में सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन के साथ विकसित की गई है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो भारत की पहली अर्बन टेस्ट बेड और एरोसॉल वेधशाला है, यहां पर देखा जाए किसके सहयोग से विकसित की गई है, तो MRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ बात करें सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन के सहयोग से यहां पर इसका विकास किया गया है। इसका उद्घाटन एम रविचंद्रन, सचिव जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उनके द्वारा किया गया है। वेधशाला का उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान, मानसून की भविष्यवाणी, शहरी बाढ़ पूर्वानुमान, जलवायु अनुकूल तथा आपदा न्यूनीकरण क्षमता को मजबूत करना है। यहां बात करें 60 करोड़ से अधिक लागत वाली इस परियोजना में लगभग 50 उन्नत उपकरण लगाए गए हैं तथा 100 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी स्थापित किए जाने की योजना है। अगली खबर देखते हैं, SBI की रिपोर्ट है। यहां पर बात करते हैं न्यूनतम वेतन उल्लंघन में छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर है, यानी कि जो न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए उसके उल्लंघन करने के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में पहले स्थान पर है। चलिए देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की, यहां पर देखा जाए भारतीय स्टेट बैंक की PLFS 2025 आधारित शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 25% अस्थायी श्रमिकों को जो कानूनी न्यूनतम वेतन है उससे कम भुगतान किया जा रहा है। यानी कि जो अस्थायी श्रमिक है, ठीक, अस्थायी श्रमिक है, जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है, तो 25% ऐसे श्रमिक हैं जिनको उनके न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान किया जाता है। मतलब वादा किया जाता है कि आपको किसी काम करने के लिए 100 रुपये मिलेगा, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जो मालिक होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा है 100 नहीं 80 देंगे, तो वही जो न्यूनतम वेतन है उससे भी कम कर दिया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 70%, उड़ीसा 66%, झारखंड 65% को न्यूनतम वेतन उल्लंघन के लिए प्रमुख राज्य बताया गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 70% जो न्यूनतम वेतन उल्लंघन होता है, 70% मामले छत्तीसगढ़ के हैं, 66% उड़ीसा के और झारखंड के 65% मामले दर्ज किए गए हैं। कम वेतन पाने वाले अस्थायी श्रमिकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 45% है, जबकि कुल अस्थायी कार्यबल में उनकी भागीदारी केवल 25% है। यानी कि जो महिलाएं हैं, अस्थायी श्रमिक हैं, उनमें देखा जाए सबसे कम, मतलब कम वेतन पाने में 45% हिस्सेदारी है, लेकिन कुल अस्थायी कार्यबल में उनकी भागीदारी केवल 25% है। यानी कि 75% पुरुष है, जो अस्थायी श्रमिक है कार्यबल उसमें 75% पुरुष और 25% महिलाएं हैं। चलिए देखते हैं, इसके विपरीत तमिलनाडु 4.58% तथा तेलंगाना 0.36% में न्यूनतम वेतन अनुपालन बेहतर पाया गया। ठीक है, जबकि आंध्र प्रदेश में कोई उल्लंघन दर्ज नहीं हुआ है। यानी कि आंध्र प्रदेश देखा जाए इसमें शीर्ष स्थान पर है, जितना न्यूनतम वेतन निर्धारित है उतना न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाता है। ठीक, रिपोर्ट में राज्यों से न्यूनतम वेतन अधिनियम की सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। यानी कि जो ये SBI की रिपोर्ट है, इसने कहा है कि राज्यों में जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है इसको कड़ाई से इसका अनुपालन किया जाए। और उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो अभी हाल ही में जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है उसको संशोधित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए। यहां पर बात करते हैं, भारत सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यहां पर बात करते हैं, वर्तमान में वाइस एडमिरल स्वामीनाथन पश्चिमी नौसेना कमान का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था और अपने करियर के कई महत्वपूर्ण संचालन, स्टाफ, प्रशिक्षण पदों पर कार्य भी किया है। साथ ही साथ देखा जाए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल तथा विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, अगली खबर क्या है, जॉर्ज मार्टिन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी खिताब किसने जीता है, ये पॉइंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉर्ज मार्टिन ने खिताब जीता है। यहां पर बात करते हैं, स्पेन के मोटरसाइकिल रेसर जॉर्ज मार्टिन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मार्टिन ने रेस में अंतिम चरण में चैंपियनशिप लीडर मार्को बेजेस्की को पीछे छोड़ते हुए यह जीत दर्ज की है। यहां पर बात करते हैं, इटली के राइडर मार्को बेजेस्की इस सत्र की चौथी जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जो 26वां लैप था उसमें मार्टिन ने बढ़त हासिल कर ली। ठीक है, यहां पर बात करते हैं,
ये जीत मौजूदा मोटोजीपी के सत्र के शुरुआती 5 रेसों में जॉर्ज मार्टिन की महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मोटर स्पोर्ट कैलेंडर के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल रेस प्रतियोगिताओं में से एक है। ठीक है, तो यहां पर ये जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है, याद रखिएगा, जो मोटरसाइकिल प्रतियोगिता होती है, आप देखते हैं ना बाइक प्रतियोगिता, मोटो जीपी वाली, गेम भी खेला होगा आप छोटे रहे होंगे तो वहां पर देखा जाए जॉर्ज मार्टिन जो है ये स्पेन के हैं, मोटरसाइकिलिस्ट हैं, और यहां पर इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। चलिए आगे चलते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024, विदेशी नागरिकों से जुड़े अपराधों में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है। अब ये जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेली न्यूज़पेपर में देखा जाए तो अलग अलग पॉइंट्स को कवर करते हुए एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट अलग अलग प्रकाशित हो रही है, सबसे पहले शुरुआत में क्या आया था कि एनसीआरबी की जिस दिन रिपोर्ट जारी हुई तो रिपोर्ट जारी हुई, शीर्ष स्थान पर अपराध के मामले में कौन है, दूसरे स्थान पर कौन, उस पर चर्चा की। फिर एक वीडियो हमने चर्चा की कि न्यूज़पेपर में देखा जाए जो आपका संपादकीय वाला पोर्शन आता है उसमें देखा जाए सीधे सीधे मेंशन किया हुआ था कि पशुओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसके मामले में। आज के न्यूज़पेपर में देखा जाए तो जो विदेशी नागरिक हैं उनसे जुड़े अपराधों की चर्चा की गई थी आज के संपादकीय में। तो यहां पर चर्चा करते हैं, विदेशी नागरिकों से जुड़े अपराधों के मामले में पश्चिम बंगाल जो है शीर्ष स्थान पर है। ये कौन कहता है, एनसीआरबी रिपोर्ट कहता है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार विदेशी नागरिकों से जुड़े अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल देश में शीर्ष स्थान पर रहा, जहां पर देखा जाए टोटल 992 मामले दर्ज किए गए। यानी कि जो विदेशी आए उनके साथ देखा जाए कुछ आपराधिक कृत्य हुआ, ठीक है, उनके साथ आपराधिक कृत्य किए गए, उस मामले देखा जाए तो 992 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली विदेशी नागरिकों से जुड़े अपराधों में का प्रमुख केंद्र भी रहा। ठीक है, यानी कि दिल्ली में भी देखा जाए तो ऐसी घटनाएं केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन, दिल्ली, और राज्यों में शीर्ष पर कौन, पश्चिम बंगाल। चलिए वर्ष 2024 में कुल 4794 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए, जिनमें से सबसे अधिक बांग्लादेशी नागरिक थे। यानी कि लगभग यहां पर बात करें 3091 विदेशी नागरिक जो थे वो गिरफ्तार किए गए, जो बांग्लादेशी थे। टोटल कितने गिरफ्तार किए गए, 4794 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए। ठीक है, अधिकांश मामले जो है अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और नकली पहचान पत्र नेटवर्क से संबंधित पाए गए हैं। ठीक, यहां पर देखा जाए चलते चलते कुछ सवाल हैं, इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। UIDAI और NFSU के बीच में समझौता कितने वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय सेना के लिए GBMES प्रणाली की खरीद हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, 976 करोड़ रुपए का, 1476, 2476, 3476। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है भारत अल्जीरिया संयुक्त रक्षा आयोग की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई। पहली बैठक थी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली या हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 4 है जयपुर में आयोजित ज्वाइंट कमांडर्स सम्मेलन का विषय क्या था, डिजिटल इंडिया और रक्षा, नए डोमेन में सैन्य क्षमता, आत्मनिर्भर सेना अभियान या आधुनिक हथियार प्रणाली। तो आपको बताना है कि जो जयपुर में आयोजित किया गया था ज्वाइंट कमांडर सम्मेलन, इसका मुख्य विषय क्या था। 5वां सवाल है, यहां पर बात करते हैं 5वें सवाल की। तो भारत और वियतनाम ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, 10 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर या 25 अरब डॉलर। ठीक, तो ये है टोटल 5 प्रश्न, 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो की क्लास PPT PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ आपके लिए सूचना ये है कि कल सुबह आपको 11:30 बजे उत्तर प्रदेश स्पेशल जो अप्रैल महीने का है उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो वीडियो कल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के पिछले 6 महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको भी कवर कर दिया जाए, जो आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। साथ ही साथ आपका कुछ फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।